नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हमने कक्षा 6 के इतिहास और भूगोल का जो भाग है वो पूरा कर लिया है। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। इसमें इतिहास का जो भाग था, इतिहास के भाग से वो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। इसके लिए मैं आपको लगभग 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा और आप अपने आप की तैयारी देखें कि आपको कितना याद रहा है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपने कितने प्रश्न सही किए। पहला प्रश्न है, 8,000 साल पहले सबसे पहले गेहूं जो कहाँ उपजाया गया था? आप सोच लीजिए। इसका इनके उत्तर आप एक रफ पेज में भी लिख लें ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। 8,000 साल पहले सबसे पहले गेहूं जो कहाँ उपजाया गया था? इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। ये देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास है मेहरगढ़। वहाँ से एक घर के अवशेष भी मिले हैं। सबसे पहले गेहूं और जौ वहीं उपजाया गया था और पशुपालन भी वहीं से प्रारंभ हुआ था। दूसरा प्रश्न है, किस पहाड़ के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था? किस पहाड़ के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था? इसका राइट आंसर है विंध्य। विंध्य पहाड़ के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि शब्द अंग्रेजी के मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन शब्द मेनू से बना है। यहाँ मेनू का अर्थ है, पांडुलिपि शब्द अंग्रेजी के मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन शब्द मेनू से बना है। यहाँ मेनू का अर्थ है सिर, पैर, कागज, हाथ। बताइए। इसका राइट आंसर है हाथ। प्रश्न संख्या 4 है, किस गुफा से राख के अवशेष मिले हैं? किस गुफा से राख के अवशेष मिले हैं? इसके ऑप्शन है कुरनूल, अजंता, भीमबेटका और कोलवी। सोच लीजिए इसका उत्तर। इसका राइट आंसर है कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन सुनिए, कालीबंगा, सुरकोतदा, राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो। एक इसका राइट आंसर है कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा और लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है, समुद्र के किनारे पर है लोथल। तो कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड अर्थात यज्ञ करने के अवशेष मिले हैं। प्रश्न संख्या 6, सबसे पुराना वेद है। वेद 4 माने गए हैं। सबसे पुराना वेद आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। राइट आंसर इज फॉर ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 7 है, पांडुलिपि
किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी? पांडुलिपि किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी? इसके ऑप्शन है आक, चिनार, भुर्ज और गुलमोहर। इसका आंसर है 3, भुर्ज। ये भुर्ज नामक पेड़ जो है हिमालय पर्वत पर पाया जाता है और इसी भुर्ज की छाल पर ही पांडुलिपियां लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप की किस नदी के किनारे तक पहुंच गया था? मैसिडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप की किस नदी के किनारे तक पहुंच गया था? इसके ऑप्शन है गंगा, यमुना, व्यास और सतलुज। याद कीजिए, उस नदी तक पहुंच करके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। इसका राइट आंसर है व्यास। 9वां प्रश्न है, बुद्ध का संबंध किस गण से था? बुद्ध का संबंध किस गण से था? ऑप्शन सुनिए, वज्जी, मगध, शाक्य, सारनाथ। राइट आंसर है शाक्य। प्रश्न संख्या 10 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन कुशीनारा, गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। कुशीनारा, गया, पाटलिपुत्र और सारनाथ। बताइए। इसका राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ है वाराणसी में। सारनाथ में ये अशोक का स्तंभ भी मिला है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रणेता है? देखिए, षड दर्शन भारतीय संस्कृति में चलते हैं 6 दर्शन, जिनमें एक दर्शन है न्याय दर्शन। उसके प्रणेता कौन है? ऑप्शन कणाद, गौतम, कपिल या पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रणेता, इसका आंसर है गौतम। प्रश्न संख्या 12 है, सांख्य दर्शन के प्रणेता है? सांख्य दर्शन के प्रणेता कणाद, जैमिनी, कपिल, व्यास। इन 4 में से बताइए। कणाद, जैमिनी, कपिल, व्यास। राइट आंसर है कपिल। प्रश्न संख्या 13 है, मौर्य वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, अशोक या दशरथ। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन सुनिए, भारवी, बाणभट्ट, चाणक्य, कालिदास। इसका आंसर है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। प्रश्न संख्या 15, सारनाथ के अशोक स्तंभ, सारनाथ के अशोक स्तंभ जिस पर शेर की आकृतियां हैं, उनमें कुल कितने शेर हैं? इसी अशोक स्तंभ को हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया है। उसमें आपको शेर की आकृतियां दिखाई देती हैं। उसमें शेर कितने हैं? इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। बताइए।
इसका राइट आंसर है 4। उसमें आपको दिखाई तो 3 देते हैं, ठीक है, एक सामने, एक आपके दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, एक पीछे रहता है। ये चारों शेर अब एक दूसरे से पीछ सटाए खड़े रहते हैं। दिखाई तो 3 देते हैं लेकिन उसमें कुल 4 शेर हैं। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत या तमिल। सोचिए। इसका राइट आंसर है तमिल। प्रश्न संख्या 17 देखिए। तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को क्या कहते थे? ऑप्शन सुनिए। उणवार, वेल्ला, कड़ैसियार, अदिमई। सोचिए। इसका राइट आंसर है वेल्ला। जो भूस्वामी रहते थे उनको वेल्ला कहते थे, भूस्वामियों को वेल्ला। और जो उणवार रहते थे, उणवार कौन होते थे? ये साधारण हलवाहे होते थे। उणवार कौन होते थे? साधारण हलवाहे। और कैडेसियार और अदिमई कौन होते थे? कैडेसियार और अदिमई होते थे, ये भूमिहीन मजदूर रहते थे। भूमिहीन मजदूर होते थे कैडेसियार और अदिमई। अगला प्रश्न है 18। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। इस तमिल शब्द का अर्थ है तीन मुखिया। मूवेंदार का क्या अर्थ होता है? तीन मुखिया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शामिल नहीं है? अर्थात इन तीन मुखियाओं में कौन सा शासक शामिल नहीं है? ये तमिल जो संगम साहित्य रहता था उसमें मूवेंदार की चर्चा मिलती है। तो आपको बताना है इन शासकों में से कौन सा वंश जो था, शासक वंश था, वो शामिल नहीं था। ऑप्शन है चोल, चेर, सातवाहन और पांड्य। इन चारों में से आपको बताना है। सोचिए। इसका राइट आंसर है सातवाहन। इसका राइट आंसर है सातवाहन। इसमें कौन सा शासक शामिल नहीं है? मूवेंदार में कौन सा नहीं है? अर्थात ये तीन तो है, चोल, चेर और पांड्य। ये तीन तो हैं, ये तीन तो शामिल है, चोल, चेर और पांड्य, ये मूवेंदार है। लेकिन सातवाहन नहीं है। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? आशुघोष, भारवी, कलहण, बाणभट्ट। आशुघोष, भारवी, कलहण या बाणभट्ट। सोचिए। इसका राइट आंसर है आशुघोष। आशुघोष। प्रश्न संख्या 20 है, थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? अर्थात थेरवाद जो शब्द है ये किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। बौद्ध, जैन, पारसी या हिंदू। बौद्ध, जैन, पारसी या हिंदू। इसका राइट आंसर है बौद्ध। थेरवाद क्या है? जो बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक रूप है ना, वही थेरवाद है। अगला प्रश्न 21, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, कालिदास, सुबंधु या बाणभट्ट। बताइए। हर्षचरित
पुस्तक के लेखक। इसका राइट आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र, हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ में कितने शासकों को जीता? समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ और दक्षिणापथ, उत्तर भारत के उत्तरापथ और दक्षिण भारत के दक्षिणापथ, तो इसमें दक्षिणापथ में कितने शासकों को जीता था बताइए? 9, 12, 15 या 18 बताइए। दक्षिणापथ में क्लिक हो जाना चाहिए 1 सेकंड में। इसका राइट आंसर है 12। दक्षिणापथ में 12 शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था, और जीतने के बाद उनका राज्य लौटा दिया था, केवल उनसे कर वगैरह वसूल कर लिया था। और उत्तरापथ में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। और समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों, जो उनके जो सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी बताया गया है। तो ये वीणा बजाने में बहुत माहिर थे समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं, आपको इन चारों में से बताना है कौन आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। ऑप्शन: चरक, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। बताइए। इसका राइट आंसर है चरक। चरक ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं, और ये जो ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो हैं, ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ रहे हुए हैं। तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक है। मित्रों, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में लिख करके कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए और कितने गलत दिए।